स्टार्ट करते हैं। किस टॉपिक में? नहीं, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो इससे पहले वाले दिन में हमने क्या किया था? इससे पहले वाले दिन में सर्कुलर काइनेमेटिक्स में हमने आपको बेसिक डेफिनेशन बता दिया कि ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, थीटा क्या है, ये सब कुछ बता दिया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, आज अपने को क्या करना है? रिलेशन देखना है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन बिटवीन relation between linear and angular variable। देखो ये सर्कुलर मोशन जो है ना, ये प्योर कंसेप्ट है, बहुत शानदार चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है पूरा। अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करना। अगर आप लेक्चर्स में, मैं इतना बोलूंगा कि लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से अटेंड किया होगा ना, तो आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसमें जो टर्म्स है ना वो समझना इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो रिलेशंस होंगे वो, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा आएगा इसमें। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ऐसा मान लेते हैं कि एक इस तरह से, सपोज ये पार्टिकल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और पार्टिकल पॉइंट ए से बी जा रहा है ना सर्कुलर पाथ। पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का कुछ पोर्शन है, पूरा का पूरा सर्कल नहीं था, सर्कल का क्या है? कुछ पोर्शन है। तो ए से बी जाना है, और ऐसा मान लो कि द एंगल बिटवीन ए टू बी इज थीटा। ओके, अब ए से बी का जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो जो भी डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ ए बी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां पर लिखूंगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब देखो रेफरेंस लाइन पहले यहां पर था, अब रेफरेंस लाइन मूव करके यहां पर आ गया। तो अगर ये रेफरेंस लाइन थीटा एंगल रोटेट कर गया है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? थीटा है। अब ये लीनियर वेरिएबल्स मतलब डिस्टेंस, और एंगुलर वेरिएबल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपने को रिलेशन बताना है। तो हमने अपने बेसिक मैथमेटिक्स में याद करेंगे, किसी जमाने में जब चुन्नू मुन्नू हुआ करते थे, तो जब चुन्नू मुन्नू हुआ करते थे तो किसी ने तो शायद आपको बताया होगा कि ये जो एंगल होता है थीटा, थीटा को लिखते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बचपन के दिनों में किसी ने तो आपको ये बताया होगा कि ये जो एंगल थीटा है उसको आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कहते हैं। अब यहां पर आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ जो है वो है ए बी, या आर्क लेंथ जो है वो एक तरह से आप बोल दो वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख रहे हैं? आर टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैं एल लिख देता हूँ। ये ए बी लेंथ जो है इसको मैं एल मान लेता हूँ, कोई एल मैंने मान लिया, तो एल इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा हो रहा है। अब यहां पर अगर देखोगे तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लीनियर वेरिएबल है, और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? एंगुलर वेरिएबल। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से रिलेशन हमने बना दिया लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एल। आर कांस्टेंट है, पार्टिकल का रेडियस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं, यहां पे लिख देंगे डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा। अब देखो जिस रेट से पार्टिकल का लेंथ चेंज होता है, या जिस रेट से पार्टिकल ट्रैवल करता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पीड, अभी मैंने स्पीड को लिख रहा हूँ वी टेंजेंशियल, वी टी, वीटी लिख रहा हूँ। वीटी क्यों लिखते हैं ये अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। बस आप इतना समझ लो कि मैंने लिखा स्पीड, ये डी अपॉन डी टी क्या है? ये स्पीड है, और ये स्पीड कैसे है? टैंजेंट के डायरेक्शन में। मैं अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा सकता हूँ। एग्जांपल क्या है? मान लेते हैं एक स्टोन कंसिडर करते हैं, और स्टोन को क्या करते हैं? धागे से बांध देते हैं, और ये घुमाना स्टार्ट करते हैं। अब केयरफुली घुमाना है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स सीखने में आंख नाक जो भी थे सब इंजर्ड करा लिया, घुमा रहे थे तो घुमा रहे सर, आंखों में आके ही फंस गई, ऐसा नहीं करना है।
तो आपको बहुत ही केयरफुली उसे क्या करना है, इस तरह से घुमाना है। अब केयरफुली जब आप उसको फिर से दीज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय व्हाट एक्सपर्ट, तो यू डोंट हैव टू इमिटेट इन योर होम। अगर आप उसको करना चाहते हो तो अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुड फिजिक्स टीचर यू हैव टू डू दैट। घर वालों के प्रेजेंस में भी नहीं करना है। घर वाले ने बोला सर कर लो तो कर दिया। क्या करेंगे, धागा लिया, स्टोन बांधा, ये घुमाए जा रहे, ये घुमाए जा रहे, ये घुमाए जा रहे। अब तुम देखना, जिस भी इंस्टेंट पे आप धागे को रिलीज करते हो ना, तो वो स्टोन क्या करता है, टैंजेंट के डायरेक्शन में उधर भाग जाता है। नोटिस किया क्या कभी? सर यस सर। कोई ऐसा तो नहीं है सर, सर मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता है सर, मेरे को आज तक किसी ने धागा और स्टोन नहीं दिया सर। स्टोन और धागा सबने देखा है, ऐसे Yes, घुमाया sir. भी होगा। हाँ, यस सर। चलो अच्छी बात है। तो जब जब भी आप क्या करते हो ना, स्टोन को अगर आप एनालाइज करोगे तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो जो स्टोन है ना, स्टोन की टेंडेंसी टैंजेंट के डायरेक्शन में जाने की होती है। लेकिन क्या होता है, वो जो थ्रेड है, थ्रेड से आप क्या करते हो, उसको आप हमेशा अंदर की तरफ पुल करते हो। तो वो जाना ऐसे चाहता था, आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। जाना ऐसे चाहता था, डायरेक्शन चेंज कर दिया। जाना ऐसे चाहता था, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन टैंजेंट के अलोंग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग टैंजेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कोई पूछेगा तो वो हमेशा टैंजेंट की तरफ होता है। एस वेक्टर और वी वेक्टर जो है, इनका डायरेक्शन हमेशा टैंजेंट की तरफ होगा। ये बात अपने को याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है इसको स्पीड टैंजेंशियल। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड टैंजेंशियल। अच्छा, अब ये टैंजेंशियल स्पीड जो है, उसको उसका अगर वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो आर कांस्टेंट बाहर है, डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा। जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उस रेट को क्या बोलते हैं? जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उस रेट को क्या कहते हैं? हाय राम। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? पहले वाले 2 दिन, इससे पहले वाले 2 लेक्चर में जो भी पढ़ाया था सब भूल गए क्या? क्या सर सावन चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है सर, गांजा वांजा मार के आते हैं सर क्लास में ही। नो सर अरे 2 दिन पहले कुछ पढ़ाया था, सर्कल में पार्टिकल घुमाया था, थीटा ओमेगा अल्फा, ऐसा कुछ बताया था ना? यस सर। तो बताएंगे ऐसे, मतलब अभी मेरे को आने वाला था किडनी अटैक, बच गया मेरा किडनी। तो vt क्या हो जाएगा, स्पीड टैंजेंशियल इज इक्वल टू आर डी अपॉन डी टी टाइम्स ऑफ थीटा। अब जिस रेट से पार्टिकल का थीटा चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये सेकंड रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन क्या आया था? फर्स्ट रिलेशन आया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नेक्स्ट रिलेशन आ रहा है स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी टेंजेंशियल, कभी भी अपने को वी टेंजेंशियल फाइंड आउट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, आर ओमेगा। किसी कोई डाउट है क्या? ओके, इतना मरा हुआ आवाज, मतलब कल भी ऐसे ही मरा हुआ था, आज भी ऐसे मरा हुआ। कोई मर गया है क्या? नो सर तो तुम लोग इतने गम में क्यों चले गए? मतलब सर अब पछतावा हो रहा है सर, उस समय तो खुशी खुशी में बोर्ड के मार्क्स देख के साइंस ले लिया सर, और साइंस में भी फिजिक्स ले लिया सर। नहीं, फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन ले लिया सर। नहीं, मैथ्स तो नहीं लिया आपने, फिजिक्स ही लिया है। मैथ्स लिया है सर। मैथ भी लिया है, ओके ठीक है। नहीं देखो क्या होता है ना, मैथ भी है सब अच्छा है। जैसे कुछ होते हैं तूफानी, कुछ होते हैं तूफानी जो 10th के बाद साइंस लेते हैं, ठीक है। अब तूफानी है वो, कुछ लोग क्या होता है तूफानी टू द लेवल इंफिनिटी होता है। कैसे? वो साइंस तो लेते ही है, साइंस के साथ साथ वो मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं। पता नहीं कौन उनको ये सजेस्ट करता है कि साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन दोनों ले लेना चाहिए। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन खुद मैथ्स अपने में एक बहुत तूफानी सब्जेक्ट है, खुद बायो अपने में एक बहुत तूफानी सब्जेक्ट है। तो जो पीसीबी पढ़ रहा है या जो जिसने पीसीएम पढ़ा है वो थोड़े कम तूफानी है, मतलब उन्होंने थोड़ा कम, कौन सा थम्स अप पिया हुआ है। लेकिन जो पीसीएम भी मेरे अकॉर्डिंग लेते हैं ना, वो पता नहीं, वो मेरे को इस दुनिया के तो नहीं लगते, वो मेरे को लगता है एलियन एलियन है।
या तो उन्होंने उनके दिमाग में ना पता नहीं क्या चल रहा था कि उन्होंने ऐसा ले लिया। और हम जुपिटर से आए हैं। जुपिटर हो सकता है, जुपिटर से आया हुए सर हो सकता उसके है। लिए 5 रीजन होता है। सर सर हाँ, सर उनके लिए वन रेड बुल इज एनफ सर फॉर एनर्जी। अरे वन रेड बुल, वो वन ड्रॉप ऑफ रेड बुल उनके लिए काफी है, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है। नहीं, Yes, मैं किसी sir. को कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मतलब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं खुद को याद करता हूँ ना, तो मेरे के लिए तो पीसीएम हैंडल करना बहुत मुश्किल था। पी और एम तो मेरे से काम हो जाता था, सी मेरे से होता ही नहीं था। तो अब अगर किसी ने इतनी चुल है किसी के अंदर की, सर उसने तो पी भी ले लिया, सी भी ले लिया, एम भी ले लिया, बी भी ले लिया, तो उसका तो एमसीबीसी होता रहता है। ये आया क्या समझ में सबको? एल इज इक्वल टू Yes, आर, sir. वीटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सबको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो रिलेशन है ये याद रखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे लीनियर वेरिएबल, यहाँ पर एंगुलर वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल, ये याद रखना। ये मैंने स्पीड रखा है, ये मैंने डिस्टेंस रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी टी ऑफ d अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर, बाहर निकाल दो, d अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा। तो d अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वी टेंजेंशियल क्या है, ये स्पीड था, तो जिस रेट से पार्टिकल का स्पीड चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, ए टेंजेंशियल। यहां पे क्या लिखेंगे, ए टेंजेंशियल मतलब टैंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ए टेंजेंशियल का मतलब है टैंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा। अब ये सब बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना, 3 तरह का एक्सेलरेशन आपको सर्कुलर मोशन में मिलेगा। तो ये जो ए टेंजेंशियल मैंने लिखा है, ये याद रखेंगे, ए टेंजेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल to change, A tangential is responsible to change the magnitude, to change the magnitude of speed of the particle, speed of the particle। ठीक है, वापस से याद कर लेते हैं। ए से बी गए, ए से बी गए अगर, तो 2 तरह से इसके डिस्प्लेसमेंट को पढ़ सकते हैं। ए से बी, एक तो बोला कि ए से बी अगर ये सर्कुलर आर्क के अलोंग देखेंगे तो जो लेंथ ट्रैवल किया वो एल था, आर्क लेंथ हो गया। और अगर इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म से पढ़ेंगे तो वो थीटा के बराबर है। अब दोनों में रिलेशन क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा हो गया। तो ये इधर हो गया लीनियर वेरिएबल, यहाँ पर हो गया एंगुलर वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी टेंजेंशियल। अब वी टेंजेंशियल क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ये याद रखना है, अगर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल देन द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द टैंजेंट डायरेक्शन। तो ये मैंने लिखा है स्पीड, ये कौन सा स्पीड है, स्पीड टैंजेंशियल। टैंजेंशियल स्पीड का जो वैल्यू है वो होता है आर इंटू ओमेगा। अच्छा, उसी तरह इस एक्सप्रेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन टैंजेंशियल, और एक्सेलरेशन टैंजेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आर टाइम्स ऑफ अल्फा। ये सबको समझ में आया क्या यहां तक? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा, एक और एक्सेलरेशन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा था, कोई पार्टिकल था जो सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है, आर रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि ए टेंजेंशियल, अगर मान लेते हैं ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है, तो ए टेंजेंशियल क्या करता है? अगर ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है तो ए टेंजेंशियल क्या कर रहा है, बोलो, व्हाट इज दिस ए टेंजेंशियल डूइंग? अरे यार बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? Trying to move out of the circle, but a force called centripetal acceleration. अरे मैं सेंट्रीपिटल अभी नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल का वैल्यू आया था, ए टेंजेंशियल वाज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा।
ये ए टेंजेंशियल आया था, या ए टेंजेंशियल को हमने ये लिखा था डी अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल। अब तुम खुद से सोचो, मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल था जिसको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे लेके जा रहा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। मान लो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? अगर यहां पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर भी स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप रैंडम किसी भी पॉइंट का सिलेक्शन कर लो, हर पॉइंट पर अगर आपको पार्टिकल का स्पीड सेम मिलता है तो उस तरह के सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर देखो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी वेक्टर है और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सेम है क्या? नो सर, द डायरेक्शन ऑपोजिट अलग है ना। डायरेक्शन अलग है, वेरी नाइस। अच्छा, पॉइंट ए पर जो स्पीड है और पॉइंट बी पर जो स्पीड है वो सेम है क्या? यस सर। ओके, तो मैंने क्या देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें हर पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड, हर पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड अगर सेम रहता है, उस तरह के सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताना है तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो सर्कल में रोटेट कर रहा है। यहां पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड का, यहां पर स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड का, यहां पर स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। मान लो इस तरह से हमने देखा कि पार्टिकल था, पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है। तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर रोटेटिंग पार्टिकल का स्पीड अलग अलग हो जाए तो इस तरह के सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? बोलो, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें क्या करेगा? पार्टिकल जो है वो अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा। सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड बोला, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी अगर देखोगे तो एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। तो अगर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल इज चेंजिंग means the velocity is changing at each and every step. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज करेगा और वेलोसिटी भी चेंज करेगा। यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट था, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हाँ या ना? बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एकदम सोच समझ के बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ वी टेंजेंशियल वेक्टर अगर लिखे, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वी टेंजेंशियल कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। वेरी नाइस, कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी टेंजेंशियल वेक्टर कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये जो वी टेंजेंशियल वेक्टर है ये बार बार क्या कर रहा है? अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अच्छा, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा क्या? अगर ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा ना? हाँ या ना? हाँ सर। अभी देखो, एक तो मैंने क्या बोला कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या कर रहा है? अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। तुम खुद से सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है उसने अपना डायरेक्शन बार बार चेंज किया तो एक एक्सेलरेशन होना चाहिए ना? मतलब एक फोर्स होना चाहिए ना जो बार बार उसके डायरेक्शन को चेंज करे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल देखो, कॉमन एग्जांपल क्या है? स्टोन लिया, धागे से बांध दिया और ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे। आप नोटिस करोगे ना तो आप हर इंस्टेंट में स्टोन को अंदर पुल कर रहे हो। आप हर इंस्टेंट में स्टोन को क्या कर रहे हो? अंदर पुल कर रहे हो। इसका मतलब ये है क्या? आप हर इंस्टेंट पर स्टोन पर एक फोर्स अंदर के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। नहीं आ रहा सर समझ में? सही है, समझा नहीं।
ये समझा नहीं मैंने क्या बोला, स्टोन लिया और धागे से बांध दिया और ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे। आप अपने फिंगर्स को कभी नोटिस करोगे ना, तो हर इंस्टेंट में क्या करो ना, स्टोन को अंदर की तरफ पुल कर रहे हो। अगर आप नोटिस करोगे तो आपने हमेशा क्या किया, स्टोन को अंदर के डायरेक्शन में पुल किया। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो स्टोन है वो ऐसे जाना चाहता था, ठीक है, ये जो स्टोन है वो ऐसे जाना चाहता था, आपने ऐसे पुल किया, आपने इसको पुल किया अंदर की तरफ, तभी तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर ये टैंजेंट के डायरेक्शन में जाना चाहता है, आपने फिर से इसको अंदर के डायरेक्शन में पुल किया, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए क्या, और सेंटर के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बार बार उस घूमते हुए पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? नहीं Yes, आया sir. था। समझा सर। तुम और भी कॉमन एग्जांपल ले लो जहां पर भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा होगा। सन है, अर्थ इसके बाद चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब ये जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सन जो होगा वो अर्थ को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ पुल करता है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो सन जो है वो एक सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण से सन की टेंडेंसी, अगर ये बीच में सन नहीं होता ना, तो अर्थ की टेंडेंसी क्या होती, टैंजेंट के डायरेक्शन में जाने की होती। जैसे अगर ये पार्ट्स में बनाऊं, नहीं समझ में आया ना तो बोलना, एकदम मत डरना, थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन इतना याद रख लो, एक बार यहाँ पे समझ गए ना तो 10 लोगों को आराम से समझा दोगे। मैंने क्या बोला कि अगर ये मेरा एग्जाम्पल है, सपोज ये अर्थ है, अगर यहां पर सन नहीं होता तो अर्थ सर्कुलर मोशन में है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो स्पीड है वो टैंजेंट के डायरेक्शन में, या उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अलोंग द टैंजेंट होता है। तो अगर ये अलोंग द टैंजेंट होता तो अर्थ जो था ना वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के यहाँ कहीं पर चला गया होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कब ठंडी आ गई, कब मौसम क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी तो हम जो भी वेदर है वो एटमॉस्फेयर और सन के कारण कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर सन नहीं होता तो अर्थ कभी भी ऐसे ऑर्बिट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सन। ये सन क्या कर रहा है, ठीक है, जिसका भी सन है, ये सन जो है वो क्या कर रहा है, इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अंदर के डायरेक्शन में क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। अब ये अंदर के डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आया क्या? हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, ये वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टैंजेंट की तरफ है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, रेडियस के अलोंग होगा। ये रेडियस के अलोंग, ये टैंजेंट के अलोंग। तो एफ सेंट्रीपिटल जो है वो रेडियल फोर्स भी इसको बोलते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो। तो अगर आप देखोगे इस वाले एग्जांपल पे, तो एक फोर्स है सेंटर के डायरेक्शन में। अब अगर ये फोर्स नहीं होता, तुम खुद से सोचो, अगर ये सेंटर के तरफ फोर्स नहीं होता तो क्या सर्कुलर मोशन पॉसिबल था? नहीं सर, वो तो वी टेंजेंशियल के तो डायरेक्शन में था। टेंजेंशियल से भाग जाता। या हमने और क्या पढ़ा है, इसी का एक मिनिएचर हमने पढ़ा है अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमने ये बोल दिया कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस को लेके आराम से बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हमेशा टैंजेंट के डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है भाई साहब। ऐसा मत सोचना कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स आ गया क्या, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स वही कॉमन फोर्सेस हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में, सन और अर्थ वाले एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से मिलेगा। इस वाले एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। स्टोन और थ्रेड वाले एग्जांपल में ये थ्रेड है और ये स्टोन है, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, तो टेंशन जो होगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कोई भी पार्टिकल को अगर सर्कल में रोटेट करना है तो एक सेंटर सीकिंग फोर्स होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। ओके। अब अगर एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, अगर एक फोर्स है सेंटर के डायरेक्शन में, मतलब एक एक्सेलरेशन भी होगा ना सेंटर के डायरेक्शन में, Yes. ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो था, सेंट्रीपिटल फोर्स will create centripetal acceleration, and this centripetal acceleration is changing the
direction of particle, changing the direction of particle moving in circle. अब एकदम ध्यान से रिलेट करने की कोशिश करो। मैंने क्या क्या बताया है? मैंने सबसे पहले अल्फा इंट्रोड्यूस किया क्या? मैंने अल्फा इंट्रोड्यूस अल्फा। हाँ, अब एकदम एकदम ये बात याद रखना है, समझ लेना है। नहीं समझ में आया ना 10 बार पूछना, 10 बार क्या 100 बार पूछना, लेकिन एकदम याद हो जाना चाहिए बात। अभी हमने सबसे पहला एक्सेलरेशन पढ़ा था अल्फा। अल्फा क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बताओ ये एंगुलर एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्या कर रहा है? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो क्या चेंज होगा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो है डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका मतलब अगर अल्फा प्रेजेंट है मतलब ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल विल चेंज। तो अल्फा के बारे में अगर कोई पूछेगा तो अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल। अगर अल्फा प्रेजेंट है, याद रखना क्या याद रखना है सर? ठीक है, ये नोट है, जो नोट है ये फिर से बहुत महंगा नोट है, लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, ये भारी भरकम नोट है, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल। अगर ये अल्फा प्रेजेंट है तो पार्टिकल का ओमेगा चेंज होगा, हाँ या ना? क्लियर है ना ये बात? यस सर। ओके। यस सर। फिर ये ए टेंजेंशियल क्या था बोलो तो? ए टेंजेंशियल जो है वो d अपॉन डी टी ऑफ v टेंजेंशियल है क्या? ए टेंजेंशियल जो है वो d अपॉन डी टी ऑफ v टेंजेंशियल है ना? यस सर। ये v टेंजेंशियल स्पीड है क्या? v टेंजेंशियल तो स्पीड है। तो अगर a टेंजेंशियल प्रेजेंट है, मान लो ऐसा बोलते हैं कि इफ a टेंजेंशियल इज 0, मान लो ऐसा बोलते हैं कि अगर a टेंजेंशियल 0 है, इसका मतलब d अपॉन डी टी ऑफ v टेंजेंशियल 0 है। v टेंजेंशियल ऐसा क्या हो कि इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाए? किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है? कांस्टेंट का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि v टेंजेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा? अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट हो गया तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? नहीं आया सर समझ में? ये समझ गया। तो एक और बार समझाएं। लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ना? हाँ, डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए मैं स्पीड बोल रहा हूँ, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बार बार स्पीड बोल रहा हूँ। मैं स्पीड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि सर्कुलर मोशन अगर है, हमने स्टार्टिंग में ही यही बोला था कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो तो हमेशा चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज नहीं होगा? तो पार्टिकल जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब पार्टिकल का स्पीड अगर कांस्टेंट है, याद रखना पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसका स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होता है, और अगर वो v टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो a टेंजेंशियल 0 होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो a टेंजेंशियल है रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक खिचड़ी बनेगी, लेकिन ये खिचड़ी समझ में आना चाहिए। यस ए सर। टेंजेंशियल सबको समझ में आया? ए टेंजेंशियल यस सर। ओके। अल्फा, अगर कोई बोल रहा है कि अल्फा प्रेजेंट है सर, तो अल्फा क्या करेगा? ओमेगा को चेंज करेगा। यहां पर भी आप ऐसा बोल सकते थे, यहां पर भी आप क्या बोल सकते थे? इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा 0 होता तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाता क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अल्फा क्या करता है? अगर अल्फा प्रेजेंट है तो ओमेगा चेंज होगा। ठीक है, मतलब पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा पर सेकंड में, एक सेकंड में कितना एंगल रोटेट करेगा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो अगर अल्फा 0 है तो पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट मतलब एक सेकंड में, मान लो पार्टिकल का ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकंड, तो हर एक 1 सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल रोटेट करेगा? 10 रेडियन, 10 रेडियन, 10 रेडियन। लेकिन अगर अल्फा प्रेजेंट है तो अल्फा क्या करेगा? उसके ओमेगा को चेंज करेगा। मान लो पहले ओमेगा था 10 रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड के बाद हो गया 20 रेडियन पर सेकंड, एक और सेकंड के बाद हो गया 30 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब पहले सेकंड में पार्टिकल ने कितना अल्फा रोटेट किया? 10 रेडियन। दूसरे सेकंड में पार्टिकल ने कितना एंगल रोटेट किया? 20 रेडियन।
तीसरे सेकंड में 30 रेडियन आ रहा है क्या समझ में ये? यस सर। तो अल्फा सर, क्या ये जो ए टेंजेंशियल होता है ये हाँ हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल को ही डिफाइन करता है। हाँ, ऐसे ही डिफाइन किया था ना, इतना टैंजेंट के डायरेक्शन में ये भी और ये भी टैंजेंट के डायरेक्शन। तो अगर ये टैंजेंट है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टैंजेंट के अलोंग, तो टैंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो टैंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उसी को चेंज करेगा ना। अगर ये सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल क्या करेगा? पार्टिकल के स्पीड को ही चेंज करेगा ना बार बार। यस सर, लेकिन यहाँ पे वीटी कांस्टेंट कैसे होगा यूनिट? देखो, अगर ए टेंजेंशियल जीरो हो गया, अगर ए टेंजेंशियल का वैल्यू जीरो हो गया तो आप क्या लिखोगे? जीरो इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल। तो वी टेंजेंशियल का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में और वैल्यू मिला जीरो। एक ही कंडीशन ऐसा होता है जब डिफरेंशिएट करने पर रिजल्ट जीरो मिलता है, और वो कंडीशन तब होता है जब ये वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? सर लेकिन वो तो अपना डायरेक्शन हर बार चेंज करता है ना। हाँ, तो ये तो कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना, ये तो स्पीड है ना। वी टेंजेंशियल क्या है? वी टेंजेंशियल तो स्पीड है ना, यस सर। तो स्पीड तो कांस्टेंट हुआ ना। यस सर। डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर वी टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये है, यहां पर वी टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये है, तो मैंने ये नहीं बोला, मैंने वीटी इक्वल टू कांस्टेंट बोला है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं है कि वीटी वेक्टर इज कांस्टेंट। अगर कोई ऐसा बोल दे कि सर वीटी वेक्टर इज कांस्टेंट, तो क्या वो सर्कुलर मोशन है? कभी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अल्फा, अल्फा क्या करता है? पार्टिकल के ओमेगा को चेंज करता है। एक खिचड़ी तैयार होने वाली है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी है, ठीक है? बिरबल की है, अकबर की है, किसकी खिचड़ी है मेरे को नहीं पता, लेकिन खिचड़ी बनेगी जरूर, और एकदम खिचड़ी से आपको रिजल्ट निकालना आना चाहिए। तो अल्फा को मैंने लिखा है डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा प्रेजेंट है ना सर, तो पार्टिकल का ओमेगा चेंज होगा। ये बात सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया? सर अल्फा जो कि एंगुलर sir. एक्सेलरेशन है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या इस अल्फा केस में? नहीं 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 नहीं, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अभी मैंने अभी बताऊंगा इसमें। अच्छा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, वो अलग है, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में। यस। हाँ, एक थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे यार, मतलब बाकी लोग ना सो रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जागते हैं, पता नहीं बाकी लोग किस दुनिया में सो रहे हैं। कल भी मैंने नहीं पढ़ाया था, आज भी नहीं पढ़ाऊं क्या? हर दिन छोड़ दो ऐसे ही? सर छोड़ दिया करो सर, बहुत नींद आती है सर। अरे नींद आती है ना तो पानी आंखों में मारो, क्या करो ना, एक पिन रखा करो, वो सेफ्टी पिन, वो जो छोटी वाली पिन होती है ना, जब नींद आए ना ऐसे तो नींद कहाँ भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये क्या करना ना, घर में छोटे भाई को रखोगे तो लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। जब भी नींद आता है ना तो क्या करो, थोड़ा देर, वीडियो तो तुम्हारा ऐसे भी ऑफ होता है, ऐसे क्या करना, छोटे भाई को, एक छोटा भाई छोटी बहन जो भी होगा उसको एक तड़ाका मार के आना, तो वो तुमसे लड़ना स्टार्ट करेगा। अब तुम देखना, जब लोग लड़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली नींद चली जाती है। लड़ते हुए इंसान को नींद नहीं आता। तुमने कभी सुना है क्या कि दो लोग लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते सो गए? ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं, तुमने सुना ही नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते सो गए, ये जरूर तुमने सुना होगा कि एक इंसान था, पढ़ रहा था बेचारा, अकेला अकेला पढ़ रहा था, मायूस हो गया, पढ़ता पढ़ता सो ये गया। हर दिन शादी के साथ होता है। क्या? पढ़ते पढ़ते सोना हर दिन शादी के साथ होता है। हाँ, पढ़ते पढ़ते सोना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और आएगी भाई नींद, मैंने तो पहले ही बोला है कि पढ़ाई करना बहुत ही बोरिंग काम है। पढ़ाई करना बोरिंग काम है, पढ़ाना बोरिंग नहीं है। लेकिन तुम कभी किसी को पढ़ाओगे ना तो तुमको नींद नहीं आएगा। मतलब मेरे से कोई किसी ने पूछा कि भाई तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो मैंने बस यही बोला कि खुद सोने से अच्छा है कि दूसरों को सुलाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि टीचर बनना इज अ गुड जो भी अच्छा है। तो मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं होता है कि तुम सो जाओ। हाँ, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा कंसेप्चुअल हो सकता है। क्यों बोरिंग कभी कभी हो जाता है ना, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है सर। जहां पर भी दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग में जोर पड़ता है सर। अभी आज तक इतना दिमाग लगाया नहीं था। स्कूल वाले टीचर तो ये बोलते थे याद कर लो, या ऐसा होता है, टीचर ने बोला ऐसा होता है, याद कर लो। लेकिन अब वो वैसे पे काम नहीं चलेगा। अगर तुम ये सोच लोगे कि याद कर लेंगे सर, हो जाएगा, याद कर लेंगे, आपने जो जो लिख दिया है ना सर वो याद कर लेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है? हालत खराब हो जाएगी। फिर मान लो, अगर मेडिकल के एग्जाम में तो नहीं मैंने देखा है, एडवांस के एग्जाम में जब जाता था, आईआईटी के एग्जाम में किसी जमाने में जब, तो मैंने देखा था कि आधे से ज्यादा बच्चे तो सो रहे होते थे। पहला 2 पेपर होता था, पहले पेपर में वो जागे होते थे,
सेकंड वाले पेपर में वो सो जाते थे, खा पी के मस्त से आते थे और सेकंड वाले पेपर में सो जाते थे। क्या करेंगे? फर्स्ट वाला पेपर थोड़ा आसान होता था, सेकंड वाला पेपर तो खतरनाक ही लेवल का होता था। अब बाहर निकल भी नहीं सकते हैं, बाहर घर वाले इंतजार कर रहे हैं, निकलते ही बाहर वाले पूछते हैं कि कितना रैंक आएगा, कितने मार्क्स आएंगे। अब डांट तो सुनना है, नो डाउट सिलेक्शन नहीं होगा तो घर वाले डांटेंगे जरूर। तो उसी दिन से क्यों डांट सुने जिस दिन एग्जाम लिख के आया है। जिस दिन एग्जाम लिख के आता है उस दिन तो यही बोलते, अरे बहुत जबरदस्त एग्जाम लिखा है, ऐसा एग्जाम लिखा है ना कि गलती से अगर मैं टॉप ना कर जाऊं, प्रेस व्रेस आ जाना, प्रेस व्रेस वाले तुम्हारे घर में ना आ जाए, ऐसा 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 सोच के एग्जाम से बाहर निकलते हैं। तो घर वालों को झूठ नहीं बोलेंगे, खुद को झूठ नहीं बोलेंगे, और थोड़ा अटेंशन, ठीक है, स्टैंडर्डीज अटेंशन थोड़ा थोड़ा बहुत चाहिए होता है। और बेस्ट वे टू इंटरैक्ट इज आप क्वेश्चन पूछो, और ये सब चीज तो रिलेट किया जा सकता है। सर्कल में तो घूमा ही होगा भाई हमने, वो बचपन में वो नहीं खेलता म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल चेयर खेलते थे तो सर्कल में घूमते थे, नहीं घूमते थे? सर हम नहीं खेले सर, बहुत गरीबी में हमारे बचपन में सर यस सर। म्यूजिकल Yes, चेयर। Yes, sir. हमारे Yes, घर sir. सर, हमारे घर में तो हमें दरी में बैठाया जाता है सर। चेयर क्या होता है सर? चेयर तो हमने कभी सुना ही नहीं है सर। अरे ये डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। नहीं नहीं। सर। तो नहीं, अल्फा sir. डिफाइन किया, ए टेंजेंशियल डिफाइन किया। अच्छा नेक्स्ट देखो और क्या डिफाइन करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और बार बार वो क्या कर रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो ए सेंट्रिपिटल है, सेंट्रिपिटल फोर्स था अंदर के डायरेक्शन में, उसके कारण से एक एक्सेलरेशन मिलेगा ए सेंट्रिपिटल, और ये ए सेंट्रिपिटल रिस्पॉन्सिबल है, A centripetal is responsible to change the direction, to change the direction at each instant, to change the direction at each instant. तो तीन तरह के एक्सेलरेशन, अल्फा, ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल क्या चेंज करता है? सिर्फ स्पीड। ए टेंजेंशियल ने सिर्फ स्पीड चेंज किया, डायरेक्शन डिटरमाइन ए सेंट्रिपिटल करता है। डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? ए सेंट्रिपिटल। मतलब अगर मैं बोलूं कि दो तरह का सर्कुलर मोशन है, मान लो अगर ए टेंजेंशियल 0 है तो कौन सा सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सोच के बोलो। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना। अगर ए टेंजेंशियल Yes. 0 है इसका मतलब क्या हो गया, ए टेंजेंशियल 0 होने का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर वी मोशन होगा, कांस्टेंट है। क्योंकि वी टेंजेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए टेंजेंशियल 0 है। अगर ए टेंजेंशियल 0 है इसका मतलब पार्टिकल का जो वी टेंजेंशियल था वो कांस्टेंट हो गया। अच्छा अगर मैं बोलूं कि इफ ए टेंजेंशियल नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ए टेंजेंशियल नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब वी टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वी टेंजेंशियल नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म नॉन सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए ना? हाँ या ना? बिना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के कोई सर्कुलर मोशन हो पाएगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। तो कोई अगर आपसे पूछता ना कि व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन टू हैव अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स की एक सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए जिसके कारण सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा जो बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन both will have a centripetal। ए सेंट्रिपिटल नहीं होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। इतनी बातें समझ में आई है क्या? यस सर। सर इतना एक्सेलरेशन सर, हमें तो बचपन से एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया था, इतने तरह तरह के एक्सेलरेशन कैसे समझ में आएंगे सर? यस किसी सर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। नहीं। मैंने आपको एचसी वर्मा बोला था, एचसी वर्मा है क्या? एचसी वर्मा से क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स जो है वो पढ़ेंगे, और बहुत जरूरी है पढ़ना। हाँ बोलो। सर वो एलन में है सर, ये सर्कुलर मोशन का। एलन में है, लेकिन एलन में एकदम नोट्स जैसा छुटकू छुटकू लिखा होगा, वो पढ़ के समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। एचसी वर्मा का पीडीएफ डाउनलोड करना, सर्कुलर मोशन, और उसमें से पढ़ना ये। यस सर। यस सर। ठीक है ना? सर चलो फिर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक बार प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, एक मिनट।
हाइड प्रीवियस, ये वाला पेज ना। सर आपने जो लिखा है कि अल्फा इज Thank you, sir. रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द ओमेगा, सर हाँ। ओमेगा का बस मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन भी? ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी देखते हैं, वो नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और वो भी चेंज करता है, वो बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर एक डाउट है सर, आपको फोन करके पूछ लूं? हाँ, अभी नहीं, क्लास के बाद, क्लास के बाद सर इवनिंग में। इवनिंग में। हाँ यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, इवनिंग में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ठीक है।